we are going to studying Indians Evidence Act 1872. This is drafted by James Fitz Stephen. Many time question comes in the proofs, who draft the Indian Evidence Acts. It is drafted by James Fitz Stephens. Next, when this act is passed, there are two dates: when the act passed and when it is enforced. It is passed on 15 March 1872 and enforced on 1st September 1872. पास्ट एक्ट पास्ट कब होता है? जब पार्लियामेंट के दोनों जो सदन हैं वो उसको पास कर देते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं, तब एक्ट पास्ट कहा जाता है. एंड एनफोर्स्ड इज अबाउट इस एप्लीकेबिलिटी. ओके, हु ड्राफ्ट. अब 1872 देख के आपके दिमाग में ये नहीं आता है कि 250 साल पुराना लॉ आज भी इसकी वैलिडिटी कैसे है? तो क्वेश्चन एग्जाम जब भी हम एविडेंसेस पढ़ेंगे हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे. इफ इट्स कनेक्टेड विद एनी ऑफ द एक्ट वी विल डू एट द सेम प्लेस. जैसे 1872 इतना पुराना लॉ, फ्रॉम वेयर इट्स गेट्स इट्स वैलिडिटी? Any idea about that? It's Article 372, which is says there's continuous enforce of the existing laws until altered or repealed. So Indian Evidence Act and also the other acts which have not been repealed or altered are getting validity from the Constitution Article 372. It is divided in 3 parts and 11 chapter. पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट्स में कितने पार्ट्स हैं और कितने चैप्टर्स हैं. पार्ट फर्स्ट इंक्लूड चैप्टर नंबर 1 and chapter number 2 and it is having a section 1 to 55 and part 2 is from chapter number 3 to 6 and section 56 to 100. Part 3 chapter number 7 to 11 and section 100 to 167. Why I am telling you this? मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? पार्ट कई बार क्वेश्चन में आ जाता है. पार्ट 1 में कितने चैप्टर्स हैं या कितने सेक्शंस हैं, या कई बार क्या होता है कि आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाता है कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट है तो ये पार्ट 1 में है, तो 1 से 55 सेक्शन के बीच में ही कोई सेक्शन होगा. कई बार पर्टिकुलर सेक्शन दे के सेक्शन पूछ लिया जाता है कि कौन से सेक्शन से है. और पार्ट 2 जो है वो हमारा प्रूफ से रिलेटेड है. चैप्टर 1 यहाँ प्रिलिमिनरी है. सेक्शन 1 to 4 इसमें कवर होते हैं. सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट है. सेक्शन 2 रिपील हो चुका है. सेक्शन 3 डेफिनेशंस हैं और सेक्शन 4 में और शेल प्रिजम्पशन क्या होती है ये बताया गया. इसी तरह चैप्टर 2 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट है. रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन 5 से 55 तक आते हैं. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये है कि ये सब्सटेंटिव लॉ है एविडेंस एक्ट या प्रोसीजरल लॉ है. सब्सटेंटिव लॉ इज दैट लॉ विच टेल्स अबाउट द राइट ऑफ द पर्सन. जो किसी बंदे की हमें राइट बताता है वो सब्सटेंटिव लॉ होता है. जबकि प्रोसीजर लॉ ये बताता है कि किसी भी चीज़ को करने का प्रोसीजर कोर्ट में क्या होगा. दैट इज प्रोसीजर लॉ. प्रोसीजर लॉ के एग्जाम्पल्स हैं सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. ऑन द अदर है सब्सटेंटिव लॉ के एग्जाम्पल हैं जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर दोनों हैं. ओनली सब्सटेंटिव आईपीसी है. ठीक है, तो एविडेंस एक्ट क्या है? एविडेंस एक्ट हमारा सब्सटैंटिव
and procedural law. Almost it is procedural, but section 115 to 117, that is estoppel, related to estoppel, that belongs to substantive part. क्योंकि इसमें क्या है कि एक बार किसी बंदे ने अपनी कोई बात कह दी, वो उस बात से और उस पर बिलीव करके किसी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, तो he cannot deny his earlier statement. He is stopped from that. So section 115 से 107 तक जो है substantive है, तो mainly it is procedural, but it is substantive. In total we can say it is substantive and procedural law. Next, preamble. To the preamble देखेंगे आप इसका. preamble में क्या लिखा है? To consolidate. जिस भी लॉ में टू कंसोलिडेट वर्ड यूज होता है, इट मीन्स इट इज एग्जॉस्टिव ऑन सच पॉइंट्स विच इज गिवन इन दिस एक्ट. तो एविडेंस एक्ट्स में जो मैटर दिए गए हैं उन पे ये एग्जॉस्टिव है. नेक्स्ट, सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. इसका शॉर्ट टाइटल हमने पहले ही बताया, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, इस नाम से इसे जाना जाता है. इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया. हाँ, आप अगर बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK, बट आई एम नॉट टेलिंग यू एक्सेप्शन JNK को आप एक्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे. JNK अब यूटी बन चुका है और बाय अमेंडमेंट अगस्त 2019 में JNK को भी JNK यहाँ से ये वर्ड एक्सेप्ट JNK रिपील्ड हो चुका है, ओमिटेड हो चुका है. तो नाउ इट्स एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ द इंडिया. पूरे इंडिया पे होगा. ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट, इन पे भी एप्लीकेबल होगा. एंड इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल. कोर्ट मार्शल पे भी होगा, बट कुछ कोर्ट मार्शल कोर्ट्स जो हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा. आर्मी एक्ट, नवल डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इन पे इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं हो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इनके अपने लॉज हैं. अब उन पे उनका प्रोसीजर्स लॉ अप्लाई होगा. इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा. नेक्स्ट, और किस पे इंडियन एविडेंस अप्लाई नहीं होगा? एफिडेविट प्रेजेंट टू द कोर्ट और ऑफिसर. किसी कोर्ट और ऑफिसर के आगे जो एफिडेविट प्रेजेंट किया जाता है उस पे इंडियन एविडेंस नहीं लगता है. प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर के सामने अगर कोई मैटर गया हुआ है, आर्बिट्रेटर होता है जो मैटर्स को सेटल करता है बिटवीन द टू पार्टीज. ठीक है, अगर उसके वहाँ कोई मैटर गया तो उस पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा. तो क्या होगा यहाँ पे? एफिडेविट पे तो अगर इंडियन एविडेंस अप्लाई नहीं होगा तो हम किसी ने झूठा एफिडेविट दे दिया, फॉल्स एविडेंस सबमिट करा दिया है सपोज, तो कैसे एक्शन कैसे होगा? क्योंकि फॉल्स एविडेंस में तो नहीं आता, क्योंकि एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता. तो एफिडेविट की क्या वैलिडिटी रह गई? जब भी आप कोर्ट में देखेंगे, कोर्ट कहता है जी इस मैटर पे एफिडेविट फाइल कर दीजिए अपना. सरकार ने भी एफिडेविट फाइल किया. एफिडेविट यानी शपथ पत्र हिंदी में बोला जाता है. तो क्या उसकी वो है वैलिडिटी? ये IPC में अगर कोई बंदा पर्सन डिक्लेरेशन देने के लिए बाउंड है और वो रॉन्ग डिक्लेरेशन दे देता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, FIR दर्ज कराई जा सकती है. यू कैन लूज द FIR अगेंस्ट दैट पर्सन. ओके. नेक्स्ट, द प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर के आगे भी एविडेंस एक्ट नहीं लगता है, तो क्या लगता है? उनके अपने प्रोसीजर्स हैं and they can apply according to them.